जय दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं बात इतिहास की। और आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस करियर अकेडमी के प्रस्तुति जीके विद जौहर। दोस्तों, घटोत्कच नाम सुना है आपने? घटोत्कच गुप्त श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की। तो गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। गुप्तों के पूना एवं सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच 280 से 319 का काल है को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका कार्यकाल 319 से 335 ईस्वी का है, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी और ये पहले प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया। समुद्रगुप्त, जिनका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी का है, उनका वास्तविक नाम काच था, कवाकार चौ। विजयों के उपरांत इसने समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण की। यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। इसने धरणी बंध, इनके पृथ्वी को बांधना, अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु बसु बंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्र से लगाया गया है। श्रीलंका नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। दोस्तों, गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली कुछ इस प्रकार से है। राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला जो हिस्सा है उसे कहते थे भाग। राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर कहलाता था भोग। अस्थायी काश्तकारों के लिए जो कर था उसका नाम था उपरंग। अस्थायी कृषकों के लिए जो कर था उसे कहते थे उपरिकर। द्रव्य यानी कि नकद रूप से लिया जाने वाला कर था हिरण्य। निशुल्क या बेगार श्रम के लिए लिया जाता था विष्टि। स्वर्ण मुद्राएं, उनको दिनार भी कहते थे। और मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। दोस्तों, बात करते हैं गुप्तकालीन रचनाओं के बारे में। वाल्मीकाग्निमित्रम मशहूर है, कालिदास की। अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा के बारे में है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास ने लिखा है। इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ने लिखा है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण एवं कथा कही गई है। विक्रमोर्वशीयम, कालिदास ने लिखा है। इसमें सम्राट पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक। इसमें चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम गाथा लिखी है। स्वप्न वासदत्तम, ये भास इसके रचयिता हैं। इसमें महाराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त ने इसकी रचना की थी। चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी से विवाह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अन्य रचनाएं हैं, इसका नाम है दश कुमार चरित, काव्यादर्श, अमर कोश, विरहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, जिसको आर्यभट्ट ने लिखा था, पंचतत्न विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है, कामसूत्र वात्स्यायन का लिखा हुआ है और चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है। दोबारा सुनिए, इस काल में, गुप्त काल में बहुत प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। दश कुमार चरित्र, इसके लेखक हैं दंडी ने ही लिखा था काव्यादर्श। अमर सिंह ने लिखा है अमरकोश। वराहमिहिर ने लिखा है विरहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट का लिखा हुआ है ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है पंचतंत्र और वात्स्यायन का लिखा हुआ है कामसूत्र और चरक का लिखा है चरक संहिता। पंचतंत्र, आज भी हम इसकी कहानियां सुनते हैं। समुद्रगुप्त के जो पदाधिकारी थे वो इस प्रकार थे। संधि एवं युद्ध का मंत्री, संधि विग्रहिक। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारा मात्य। राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष खाद्यत पाकिक। न्यायाधीश को कहते थे महादंडनायक।
समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में से लिच्छवी दौहित्र बताया गया है उसे। लिच्छवी दौहित्र। रामगुप्त ने शक राजा से पराजित होकर प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देना स्वीकार किया था। रामगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय काल है 375 से 414 ईस्वी। इसने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो नवरत्न थे उनका नाम इस प्रकार से है: वाराह मिहिर, अमर सिंह, कालिदास, बैताल भट्ट, घटकर, छपनक, वररुचि, शंकु, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेदाचार्य भी हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त की व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। चीनी यात्री फाहियान, जो 399 से 411 ईस्वी के बीच का है, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था। फाहियान ने नालंदा में बुद्ध की शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों से निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के काल में स्थापित की गई है। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के समय खुशनेवाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के काल में हूणों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य, देवराय और परीक्षित वृक्षा कहा गया है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन स्थापत्य के बारे में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर इस प्रकार से हैं: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिंगवा का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के सागर में ऐरन का विष्णु मंदिर और मध्य प्रदेश के ही सतना में भुमरा का शिव मंदिर, मध्य प्रदेश के पन्ना में नचना कुठार का पार्वती मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव का कृष्ण मंदिर और मध्य प्रदेश के सतना में नागौद का शिव मंदिर। गुप्त शासक एवं उसके अभिलेख। समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का है बिलसर स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख। प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चारण एवं भाट कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के कर इस प्रकार से थे: अनाज में राजा का हिस्सा, धान्य, लुटेरों से बचाने के लिए कर, जाट, पुलिस का कर, भट्टकर, अनिवार्य कर, प्रणय, बेगार कर, विष्टि। आइए जानते हैं कुछ गुप्तकालीन विद्वान के बारे में। वत्स भट्टी, इसने लिखा है रावण वध। भास, इसने लिखा है स्वप्नवास वदत्तम और चारुदत्तम। अमर सिंह का लिखा हुआ है अमरकोश। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। वाराह मिहिर का लिखा हुआ है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट का लिखा हुआ है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत। राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। वाग्भट्ट ने लिखा है अष्टांग हृदय, ये चिकित्सा से संबंधित है। वानभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। धन्वंतरी ने लिखा है शल्य शास्त्र, ये भी चिकित्सा से संबंधित है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर इस प्रकार से हैं: जबलपुर मध्य प्रदेश के तिगवा में विष्णु मंदिर, नागौद मध्य प्रदेश के भुमरा में शिव मंदिर, नचना कुठार मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर, झांसी उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर,
मध्य प्रदेश के नागौर में शिव मंदिर और उत्तर प्रदेश कानपुर के भीतर गांव में भीतर गांव का मंदिर। दोस्तों, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। याद रखिएगा, दिनार गुप्तकालीन सोने के सिक्के हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कुछ इस प्रकार से हैं। सेनापति को कहते थे महाबलाधिकृत। न्यायाधीश को बोलते थे महादंडनायक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था दंडपाशिक। युद्ध एवं संधि से संबंधित विदेश मंत्री संधि विग्राहिक। शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान विनय स्थिति। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाअक्षपटलिक। गुप्तचर विभाग का प्रधान चौरोद्धारनिक। आइए बात करते हैं उस समय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के बारे में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औष्णम स्मृति में मिलता है। सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी पूर्व के भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का सती होने का ऐरन अभिलेख में। गुप्त काल की वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत का है। उसको संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान बताया जाता है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे एवं दशमलव प्रणाली का विकास किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटी के बारे में बताया। वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। तिगिण को हूणों का प्रथम राजा माना गया है। दोस्तों, उस समय की धार्मिक स्थिति, मदिरा एवं मूर्तियों का निर्माण, अवतारवाद की अवधारणा का उदय, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव भक्ति का विकास, नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया। शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना इसी काल में विकसित हुई। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में, जिसमें हम जितने भी उसके वंश हैं, वल्लभी का मैत्रक वंश, मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश, थानेश्वर का वर्धन वंश, इसके अलावा और भी जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट है हम उसे कवर करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी किशनगंज बिहार की प्रस्तुति जीके विद जौहर। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे आगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।